तो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है रोड टू कैंग डायनेस्टी के दूसरे एपिसोड में। हमने इससे पहले के एपिसोड में बात की थी इमोर्टस के बारे में और आपने इस एपिसोड को अपना बहुत प्यार दिया है, तो दिल से थैंक यू। और हाँ, इमोर्टस के बारे में एक कांड रह गया था जो मैं उस वीडियो में कवर नहीं कर पाया। तो जैसा हमें पता है कि इमोर्टस ने हर एक सुपर हीरो की लाइफ से खिलवाड़ किया है और इन सुपर हीरोज में थॉर भी शामिल था। इमोर्टस ने थॉर की कहानी को ऐसे रीराइट किया कि थॉर को उसके म्यूनिट से अलग कर दिया, क्योंकि थॉर आने वाले टाइम पर अपने म्यूनिट से टाइम ट्रेवल भी कर सकता था। और जब तक थॉर को इस चीज का रियलाइज होता, उससे पहले ही इमोर्टस ने थॉर की जिंदगी में कांड करना शुरू कर दिए। कॉमिक्स में ये इवेंट हुआ था अनवर्दी थॉर के नाम से और एमसीयू में इस चीज को हम देख रहे हैं थॉर रैग्नारॉक के नाम से। और अभी एंड गेम में थॉर को अपना म्यूनिट वापस मिल गया है। और ये जो थॉर की कहानी है वो ह्यू रिमेंस भी जानता है, क्योंकि लोकी सीजन 1 में हमने साफ साफ देख लिया था कि ह्यू रिमेंस ने ही सबके रोड मैप तैयार किए हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर यह भी लगता है कि ये थॉर की कहानी का ये टाइम ट्रेवल वाला जो हिस्सा है, इसको ह्यू रिमेंस एंड गेम में लेके आया है इस एमसीयू के अंदर, क्योंकि ह्यू रिमेंस भी अपने वेरिएंट से लड़ना चाहता है और वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। तो शायद ह्यू रिमेंस ने सुपर हीरोज की कहानी को थोड़ा सा चेंज किया होगा और एक पॉसिबिलिटीज के हिसाब से सुपर हीरोज उसकी मदद करेंगे, ऐसी कुछ कहानी को लिखा होगा। फिलहाल ह्यू रिमेंस के इन सारे चैप्टर पर हम बात करेंगे किसी और एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ कैंग्स की और समझेंगे कि अवेंजर कैंग डायनेस्टी के लिए काउंसिल ऑफ कैंग्स कितना जरूरी है। और हाँ, आज की इस वीडियो में टाइम ट्रेवल से रिलेटेड बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो इसलिए आखिरी तक जरूर बने रहना। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम एमसीयू की काउंसिल ऑफ कैंग्स की बात करते हैं, इसके बाद हम क्रॉस टाइम काउंसिल ऑफ कैंग्स और कॉमिक्स के काउंसिल ऑफ कैंग्स की बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में काउंसिल ऑफ कैंग्स का वजूद कहां से आया। तो रिसेंट में ही हमें मार्वल से कंफर्मेशन मिली है काउंसिल ऑफ कैंग्स की कि काउंसिल ऑफ कैंग्स का इवेंट लोकी सीरीज के बाद का है। और जो आपने लोकी सीरीज में टाइमलाइंस और उनकी ब्रांच टाइमलाइंस देखी थी, तो इन सभी टाइमलाइंस के अंदर जितने भी यूनिवर्स हैं, ये काउंसिल ऑफ कैंग्स के जितने भी कैंग्स हैं, ये सब इन्हीं टाइमलाइंस के कैंग्स हैं। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि यहाँ पर जितने भी कैंग के ये सारे वेरिएंट्स हैं, इनमें से कुछ मल्टीवर्स के वेरिएंट हैं और कुछ वेरिएंट टाइम ट्रेवल से बने हैं। और यहाँ पे टाइम ट्रेवल का कहने का मतलब मेरा ये है कि कैंग के किसी वेरिएंट ने पास्ट या फ्यूचर में जितनी बार भी टाइम ट्रेवल किया है, वहाँ से एक नई ब्रांच टाइमलाइन बनी है और इसको कॉमिक्स में बोला गया है डाइवर्जन टाइमलाइन और लोकी सीरीज में कहा गया है इसको ब्रांच टाइमलाइन। तो यहाँ पर ये जो टाइम ट्रेवल के कारण एक और नई टाइमलाइन बनती है, तो उस टाइमलाइन में भी कैंग 30वीं शताब्दी में पैदा होता है, जिसके कारण एक और नया कैंग का वेरिएंट बनता है। और अगर यही कैंग फिर से टाइम ट्रेवल करे तो एक और ब्रांच टाइमलाइन बनेगी और उस चीज की वजह से भी एक और ब्रांच टाइमलाइन होगी और इस तरह से न जाने कितने सारे कैंग्स बनते रहेंगे। तो ये सारी कहानी है एक टाइमलाइन की। और ऐसे ही कई सारी टाइमलाइंस है जो हमने सेक्रेट टाइमलाइन में देखा था, जहाँ से सिल्वी है वो एक तरह की टाइमलाइन है, जहाँ से एलिगेटर लोकी है वो दूसरी तरह की टाइमलाइन है। और भी बाकी जितने हमने लोकी के वेरिएंट देखे वो सब अपनी अलग अलग यूनिवर्स के अलग अलग टाइमलाइन से हैं। तो अगर इनके यूनिवर्स में कैंग इनके फ्यूचर में बनता है तो ये मल्टीवर्स के कैंग के वेरिएंट हैं जो अपने यूनिवर्स में सब अलग अलग होते हैं। जैसा हमने रेप्टाइल कैंग को देखा था, ये वैसा ही है। तो हमने यहाँ पर दो तरह के कैंग को समझ लिया है और दूसरे जो डाइवर्जन या ब्रांच टाइमलाइन से बने हैं। अब ये सारी चीजें अभी अपने दिमाग में रखो, इसके बारे में अभी आगे डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने जो एमसीयू में काउंसिल ऑफ कैंग्स का सीन देखा था उसका ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो एमसीयू ने कंफर्म कर दिया है कि काउंसिल ऑफ कैंग्स लोकी सीजन 2 के टाइमलाइंस के मल्टीवर्सल ट्री बनने के बाद का इवेंट है और ये जितने भी कैंग के वेरिएंट्स हैं ये सभी इन्हीं टाइमलाइन के यूनिवर्स के कैंग हैं। साथ ही ये उस जगह पर है जो टाइमलाइन से बाहर किसी मल्टीवर्सल ट्री की आड़ में है, या हम इसको स्पेस क्लाउड में भी बोल सकते हैं। ये जगह इमोर्टस का सीटाडेल है, जिसको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको टेनेब्रे भी कहा जाता है। और एक्चुअल में ये सीटाडेल टाइम कीपर का था और जिनको अभी तक एमसीयू में लाइव एक्शन में नहीं दिखाया गया है। लेकिन कॉमिक्स में टाइमलाइन में हुई सारी गड़बड़ी को सुधारने के लिए टाइम कीपर्स की खुद की एक पूरी कोर्ट और जजिंग सिस्टम होता था, जब फाइनल में इन टाइमलाइंस की गड़बड़ी के लिए सीधा अवेंजर्स को जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन ये बाद में साफ हो गया कि इमोर्टस इन सब के पीछे था, क्योंकि वो इन सब की कहानी को रीराइट करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल आगे हमें रामाटूट की आवाज सुनाई देती है जो स्कारलेट सेंचुरियन से कहता है कि जिसको निकाला गया है वो मारा जा चुका है। स्कारलेट सेंचुरियन जवाब देते हुए कहता है कि अगर ये सच नहीं होता तो मैं तुम्हें बुलाता नहीं। तो यहाँ पर स्कारलेट सेंचुरियन ये जानता है कि कोई कैंग का वेरिएंट मर गया है। तो यहाँ पर स्कारलेट सेंचुरियन जानता है कि जिसको एक्साइल किया है वो मर गया है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कैंग द कॉन्करर के बारे में बोला गया है। इसके बाद इमोर्टस यहाँ आकर स्कारलेट सेंचुरियन और रामाटूट से कहता है कि हम में से किसी ने उसको नहीं मारा, उन्होंने मारा। अब यहाँ पर इमोर्टस की ये बात बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। वो यहाँ कह रहा है कि उन्होंने उसे मार दिया है। जाहिर सी बात है यहाँ पर कैंग द कॉन्करर के बारे में बात हो रही है और इमोर्टस के साथ ये सभी कैंग के वेरिएंट्स टाइम स्ट्रीम से बाहर हैं। तो इनके लिए जो भी इवेंट्स टाइमलाइन में हो रहे होंगे वो इन सभी को एक प्रेजेंट जैसा लग रहा होगा, क्योंकि अगर आप किसी एक लाइन पर
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को एक साथ देखते हो, तब वहाँ पर उस लाइन पे जो भी पास्ट और फ्यूचर होगा उसको भी आप प्रेजेंट की तरह देख रहे होंगे। और इसका रीजन सिर्फ एक ही है कि हम टाइम स्ट्रीम से बाहर, टाइम और स्पेस से अलग पूरी टाइमलाइन को दूर से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इमोर्टस ने कैंग की जो मरने वाली बात की है वो शायद अवेंजर कैंग डायनेस्टी के लिए बोला गया है, क्योंकि यही एक इवेंट होगा जहाँ पर कैंग फाइनली मरेगा। और कैंग के मरने के बाद हमें अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर दिखाया जाएगा, जहाँ ये सारी टाइमलाइंस और यूनिवर्स में इनकर्जन होगा, जिसकी वजह से जो ये इमोर्टस ने अपने लिए मल्टीवर्स बनाया है उसका वजूद पूरी ढंग से मिट जाएगा। और अभी जो एमसीयू में अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर को जो एक साथ दिखा रहे हैं, ये दोनों इवेंट कॉमिक्स में काफी अलग अलग थे, लेकिन अभी एमसीयू इन दोनों इवेंट को एक साथ जोड़कर हमें कुछ नया देने जा रहा है और इसका रोड मैप पूरा साफ है। पहले कैंग आएगा अर्थ पर सब कुछ काउंटर करने के लिए, वो यहाँ हारेगा या जीतेगा दोनों सिनेरियो में एमसीयू सीक्रेट्स वॉर में प्रवेश करेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इमोर्टस के हाथ को देखें, जो साफ लग रहा है कि ये मेटल का हाथ है, मतलब इमोर्टस अपने हाथों का बलिदान कहीं दे चुका है। और दूसरी तरफ अगर हम रामाटूट के हाथों को देखें तो इसको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि उसने भी अपने हाथों का बलिदान दिया है। अब यहाँ पर रामाटूट और इमोर्टस दोनों सिमिलर लग रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। क्योंकि कॉमिक्स में जब रामाटूट टाइम के नेचर को जानने के लिए लिम्बो के पास पहुंचता है, तब रामाटूट की पर्सनैलिटी दो में हो जाती है। नंबर एक जो टाइम को समझना चाहती है, दूसरी पर्सनैलिटी जो आगे कॉन्कर करना चाहती है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, कैंग ही रामाटूट बनता है। जब पहली बार कैंग अवेंजर से हार जाता है तब उनसे बदला लेने के लिए वो इजिप्ट में जाके छिपता है और अपने आप को नाम देता है रामाटूट। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी है, अगर कैंग यहाँ 616 में रामाटूट बन के छिप रहा है तो टीवीए की नजर उस पर क्यों नहीं पड़ी? तो इसका आंसर है कि कैंग इजिप्ट में तब छुपा था जब उस जगह पर कुछ सालों बाद वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाना था, जिसको एक प्रलय इवेंट भी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा लोकी सीजन 1 में कि सिल्वी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी ट्रिक का यूज करके ही की है। तो इसी वजह से ही रामाटूट और कैंग के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो टाइमलाइन में छुपने में कामयाब हो रहे हैं। फिलहाल इसके बाद इमोर्टस रामाटूट और स्कारलेट सेंचुरियन से ये कहता है कि वो मल्टीवर्स को टच करने वाले हैं। अगर वो ये करते हैं तो वो सब कुछ ले लेंगे जो हमने बनाया है। तो पहले तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि मल्टीवर्स टच करने की बात अवेंजर्स के लिए कही गई है, लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद मैंने ये देखा कि अवेंजर्स तो पहले से ही मल्टीवर्स टच करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि एंड गेम के बाद हमने जितने भी इवेंट देखे हैं वो सब मल्टीवर्स से जुड़े हुए हैं। चाहे हम बात करें स्पाइडरमैन मूवी की या डॉक्टर स्ट्रेंज की या एंटमैन 3 की या लोकी सीरीज की, ये सब पहले से हो रहा है। और इमोर्टस को पता है कि अवेंजर्स की वजह से मल्टीवर्स ओपन होगा, लेकिन वो उसको छीन के खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अवेंजर्स ये सारी चीजें करेंगे तो खुद उनका वजूद भी मिट जाएगा। तो यहाँ पर कौन है जो मल्टीवर्स को टच करने वाला है, और जो भी कुछ इमोर्टस ने बनाया है वो उसको हड़प लेंगे। और अभी आगे सीक्रेट्स वॉर भी होने वाली है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इमोर्टस बियॉन्डर के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बियॉन्डर ही ऐसा बीइंग है जो मल्टीवर्स के टच में आते ही उसको खत्म करने की राह पे निकल गया था। और बियॉन्डर ने ही आगे सीक्रेट्स वॉर वाले इवेंट को क्रिएट किया था। और इमोर्टस वैसे भी टाइम से बाहर है, उसे पता है कि ये सारा मल्टीवर्स कैसे खत्म होगा और अगला सबसे बड़ा खतरा कौन है। तो साफ यहाँ पर इमोर्टस बियॉन्डर की बात कर रहा है। और दूसरी तरफ काउंसिल ऑफ कैंग्स का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन है कैंग द कॉन्करर, और वो अभी मार्वल अर्थ 616 में आएगा। पहले उसको कॉन्कर करेगा, उसके बाद वो काउंसिल की तरफ बढ़ेगा। और अगर अवेंजर्स अवेंजर कैंग डायनेस्टी में कैंग को हरा देते हैं तब काउंसिल वैसी की वैसी ही रहेगी। इन सब के बाद यहाँ पर आप एक चीज और भी देखोगे कि इमोर्टस के चेहरे पर जो स्कार्स हैं वो कैंग के चेहरे पर भी हैं। और अगर ध्यान से देखोगे तो यही स्कार्स इमोर्टस के चेहरे पर भी हैं, लेकिन सिर्फ आंखों के ऊपर। और यहाँ पर इमोर्टस, कैंग द कॉन्करर और रामाटूट ये तीनों एक ही हैं। और इधर अगर बात रही स्कारलेट सेंचुरियन की, तो ये बिल्कुल एकदम नया कैंग का वेरिएंट है और इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि इसने जो आर्मर पहना है वो बिल्कुल टाइमलाइन जैसा लग रहा है। और ये चीज काफी कंफ्यूज करने वाली है अभी के लिए। फिलहाल अभी इस कैरेक्टर को साइड में रखते हैं और बात करते हैं इमोर्टस, रामाटूट और कैंग द कॉन्करर की। तो ये बिल्कुल तीनों एक जैसे ही हैं और कॉमिक्स में इन तीनों का ओरिजिन तब हुआ था जब कैंग अलग अलग टाइम पे जाकर अलग अलग जगह रूल किया था। जब कैंग पहली बार हारा वो इजिप्ट में गया, वहाँ रामाटूट बनकर उसने कई साल राज किया जब तक फैंटास्टिक फोर नहीं आ गए। और फैंटास्टिक फोर को रामाटूट के बारे में ऐसे पता चला, उन्होंने देखा कि टाइमलाइन में कोई टेम्पोरल रेडिएशन में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने उसका पता लगाया, तब उनको पता चला कि ये सब पास्ट इजिप्ट से हो रहा है। इसके बाद वो पास्ट में गए, रामाटूट को हराया और रामाटूट इजिप्ट से भागकर 39वीं शताब्दी में जा पहुंचा, जहां उसने कॉन्करर बनने की कहानी फिर से शुरू की, सब कुछ फिर से कॉन्करर किया और इसी तरह से वो अपने लूप को पूरा कर रहा था। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता दूं, कैंग ने अवेंजर कैंग डायनेस्टी वाला जो इवेंट किया है कॉमिक्स में, वो उसने 28 बार कोशिश की है अवेंजर्स को हराने के लिए और वो लगातार 28 बार फेल भी हुआ है। फिलहाल कैंग द कॉन्करर अपने लूप को तोड़ते हुए और टाइम की डेप्थ को समझते हुए वो पहुंचा लिम्बो और अपनी इमोर्टस बनने की जर्नी पे निकल पड़ा।
लेकिन यहाँ पर लिम्बो के गेट पे वही हुआ जो हमने पिछले वीडियो में बात की है कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा 2 पर्सनैलिटी में बट गया। एक पर्सनैलिटी बनी रामाटोड जिसने लूप कंटिन्यू रखा, दूसरी बनी इमोर्टस जो ये जानता था कि ये सारे लूप और ये सारी टाइमलाइंस और ये सभी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट और जितना भी कुछ उसके साथ हो रहा है वो इन सब से निकलेगा कैसे। इन सब के अलावा जो हमने एमसीयू में काउंसिल ऑफ कैंग्स देखी है, कॉमिक्स में कैंग की 2 काउंसिल होती हैं। पहली काउंसिल ऑफ कैंग्स, दूसरी होती है काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स। और मुझे लगता है एमसीयू ने यहाँ पर इन दोनों काउंसिल्स को एक साथ जोड़ दिया है। और इस चीज को और भी अच्छे से समझने के लिए हम कॉमिक बुक का थोड़ा सा सहारा लेते हैं। तो हमने पहली बार काउंसिल ऑफ कैंग्स को देखा था अवेंजर्स कॉमिक्स के इशू 267 में। और यहाँ पर हमें जो काउंसिल दिखाई गई थी वहाँ पर सिर्फ 3 कैंग थे और इनमें से एक था प्राइम कैंग। यहाँ पर ये काउंसिल कैंग के उन वेरिएंट्स को एक्साइल कर देते थे जो डाइवर्जेंट टाइमलाइन से कैंग बने हैं। और ये डाइवर्जेंट टाइमलाइन वही है जिसको हम ब्रांच टाइमलाइन बोलते हैं। और कॉमिक्स में ये भी बताया गया है कि कैंग ने जितनी भी बार टाइम ट्रेवल किया है और जितने भी इवेंट से छेड़ाछाड़ी की है उसकी वजह से डाइवर्जेंट टाइमलाइन क्रिएट हुई है। जैसा हमने लोकी सीरीज में देखा कि ब्रांच टाइमलाइंस बनी, वैसे ही कॉमिक्स में एक डाइवर्जेंट टाइमलाइन बनी और इन डाइवर्जेंट टाइमलाइन में अलग अलग कैंग बने। इसलिए यहाँ पर ये काउंसिल इन डाइवर्जन वाले कैंग को मारती थी या उनको एक्साइल कर देती थी, जैसा कैंग को कर दिया है एमसीयू में। और इसी काउंसिल में प्राइम कैंग ने एक और खेल रचा कि वो जितने भी कैंग के वेरिएंट्स को मार रहा था उनकी जगह एक रोबोट रख दे रहा था ताकि किसी को कुछ पता न चले और सही टाइम आने पर वो सभी काउंसिल को खत्म कर दे। फाइनली प्राइम कैंग पूरी काउंसिल के कैंग्स को मारकर उनकी जगह रोबोट रख देता है और आखिरी बचे 2 कैंग को भी रिप्लेस कर देता है रोबोट से। और जब आखिरी में वो समय आ ही जाता है जब प्राइम कैंग इन कैंग के सभी वेरिएंट्स की जगह रोबोट रख देता है, तब इमोर्टस उसके सामने आता है और इमोर्टस बताता है कि ये सब मेरे प्लान का हिस्सा है और मैंने इस चीज को ऐसे प्लान किया था कि तुम सभी मेरे वेरिएंट्स को मार दो और सिर्फ एक तुम ही इकलौते कैंग बचो क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा वजूद बनेगा। और यहाँ पर इमोर्टस कैसे आया, इस जर्नी को मैंने अपने पहले एपिसोड में कवर किया है। तो यहाँ पर इमोर्टस ने अपने लिए काउंसिल ऑफ कैंग्स को बनाया, प्राइम कैंग का यूज किया इन सभी को मारने के लिए। और यही चीज तो हम एमसीयू में देख रहे हैं। काउंसिल ऑफ कैंग्स है जिसको इमोर्टस कंट्रोल कर रहा है, अपना कैंग द कॉन्करर है जो इन सभी को मारना चाहता है। और यही है काउंसिल ऑफ कैंग्स की कहानी। इसके बाद आप ये भी समझ लो कि क्रॉस टाइम काउंसिल ऑफ कैंग्स क्या है। तो कॉमिक्स में प्राइम कैंग इमोर्टस की वजह से एक टाइम लिम्बो में फंस जाता है। तब यहाँ पर कैंग पर एक रे हिट होती है जो उसको एकदम नई काउंसिल में ले जाती है। यहाँ पर कैंग देखता है कि उसके कई सारे वेरिएंट्स हैं, साथ ही इनमें से कुछ ह्यूमंस हैं और कुछ अजीब से क्रिएचर भी। और ऐसा ही हमने एमसीयू की काउंसिल ऑफ कैंग्स में ही देखा है जहाँ हमने अजीब से रेप्टाइल कैंग को भी देखा था। कैंग यहाँ आ जाने के बाद इन काउंसिल के मेंबर से पूछता है कि ये कौन सी कैंग है, तब इसे जवाब मिलता है यह है क्रॉस टाइम काउंसिल ऑफ कैंग्स। ये मल्टीवर्स कैंग के वेरिएंट से बनी हुई काउंसिल है जहाँ पर मल्टीवर्स के अलग अलग कैंग हैं। और यहीं पर कैंग अपने फीमेल वेरिएंट से मुलाकात करता है जिसका नाम होता है रवोना AKA नेबुला कैंग। तो ये थी काउंसिल ऑफ कैंग्स और काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स की कहानी। और अभी आगे एमसीयू इस चीज को कैसे दिखाएगा इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जो हमने टीवीए में कैंग के वेरिएंट्स को देखा था और जो हमने एंटमैन क्वांटमेनिया में काउंसिल्स को देखा है, इन दोनों में काफी फर्क भी है। और अगर हम इस चीज को ऐसा सोच के देखें कि टीवीए में जो हमने कैंग के वेरिएंट्स को देखा था जब लोकी उसके सामने पहुंचता है, तो ये वेरिएंट्स कैंग के मल्टीवर्सल कैंग के वेरिएंट है। और जो हम काउंसिल ऑफ कैंग्स इमोर्टस का देखा है हमने एंटमैन क्वांटमेनिया में, वो उसके डाइवर्जेंट टाइमलाइन के वेरिएंट हैं। और इन्हीं 2 काउंसिल्स के बीच में जो वॉर होने वाली है इसी को मल्टीवर्सल वॉर बोला गया है। हम जो लोकी सीजन 1 और सीजन 2 में जो सुनते हुए आ रहे हैं कि मल्टीवर्सल वॉर शुरू होने वाली है और सभी कैंग के वेरिएंट्स आपस में लड़ेंगे, तो ये सारी चीजें यही हैं। फिलहाल ये मेरी पूरी कोशिश थी काउंसिल ऑफ कैंग्स और काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम्स को समझाने की। और इसके अलावा मुझे और भी इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है काउंसिल्स के बारे में, तो मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने आ जाऊंगा। फिलहाल अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैंग द कॉन्करर की। और अगर आपने इसका पहला एपिसोड मिस कर दिया हो जहाँ मैंने इमोर्टस के बारे में बताया है तो उसको प्लीज देख लेना। और हाँ, यहाँ तक देखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर